So hey guys, welcome back to my channel. Let's start the chapter alcohols, phenols and ether today. So this chapter is quite small, I guess smaller than other chapters of organic chemistry, हाइड्रोकार्बन GOC, क्योंकि ये बहुत ही बड़े चैप्टर्स हैं. हेलो अल्कीन्स इवन एल्डिहाइड भी इससे बड़ा ही है, अमीन्स जस्ट छोटा है. सो इसको दो पार्ट्स में बेसिकली पढ़ना है, इनफैक्ट 3 पार्ट्स में, अल्कोहल, फिनॉल एंड देन ईथर. ईथर पोर्शन डिलीट हो चुका है बट स्टिल बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस प्रिपरेशन के लिए एक ही नेम्ड रिएक्शन है, तो बस उसको देखेंगे. अगर क्वेश्चन आया भी तो उधर से ही आएगा. सो पहले बेसिक आइडिया हम देख लेते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, राइट. तो अल्कोहल्स जो होते हैं उनके लिए हम फंक्शनल ग्रुप OH यूज़ करते हैं. तो इनको हम और भी कह सकते हैं कि दीज आर दी हाइड्रोक्सिल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी, है ना. प्राइमरी सफिक्स भी हम लगाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगाते हैं. एंड यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल. वाइल नेमिंग ऑल ऐड कर देते हैं हम एंड में, राइट. और फिनॉल्स एक स्पेशल केस होता है अल्कोहल का, जिसमें जो R ग्रुप होता है वो सिर्फ बेंजीन रिंग होती है जिसके ऊपर हमारा अल्कोहलिक ग्रुप दैट इज़ OH अटैच्ड होता है. सो दिस इज़ फिनॉल, राइट. एंड ईथर्स क्या होते हैं जिसमें ROR होता है, दीज आर ईथर्स. ROR' ग्रुप हो सकता है. अगर ये R और R इक्वल हो गए तो ये सिमेट्रिकल ईथर हो जाता है हमारा. इफ़ R एंड R' अनइक्वल है तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, राइट. एंड ईथर की नेमिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपना सफिक्स एल्कोक्सी एल्कीन. फर्दर अब हमें क्लासिफिकेशन देखनी है अल्कोहल की. ये बेसिक आइडिया लग गया कि नेमिंग कैसे करेंगे. IUPSC में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पार्ट, यू कैन गो एंड चेक देयर. नाउ वी हैव टू सी अल्कोहल्स के टाइप्स, राइट. तो अगर एक R के साथ एक OH अटैच्ड होता है तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, या उसको हम वन अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल हम मीथेनॉल की बात कर लेते हैं, राइट. तो मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH. इसमें सिर्फ एक OH का ग्रुप है. सो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. क्लियर. नाउ इथेनॉल भी हो सकता है इसमें, एंड सो मैनी हो सकता है, C2H5OH. अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स भी होते हैं. डाइहाइड्रिक एज द वर्ड इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप होने हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको हमने पहले भी सोल्यूशन चैप्टर में देखा है कि ये एंटीफ्रिज की तरह यूज़ होता है ना. एंटीफ्रिज की तरह यूज़ होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है ऑफ व्हीकल्स में. अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, CH2 2H ये रहे, राइट. अब ट्राईहाइड्रिक ऐसे ही हो जाता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप्स होते हैं. एग्जाम्पल इज़ ग्लाइसरॉल. ग्लाइसरॉल बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में भी हमने देखा है, CH2 CH CH2, एंड इनके साथ सारे के साथ एक OH ग्रुप अटैच्ड हो जाता है. इसकी नेमिंग की भी बात कर लेते हैं. चलो, इस कंपाउंड की अगर हम कहें नॉमेनक्लेचर करने की तो क्या हो जाएगा, 1 2, राइट. तो इथेन दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है तो 1,2 डाइऑल. क्लियर. नाउ ग्लाइसरॉल की नेमिंग करें तो जिसको हम ग्लाइसरॉल को और क्या कॉमन नेम इसका क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 कार्बन आइटम्स हैं, तो वर्ड ग्रुप क्या हो जाएगी हमारी, प्रोप. एंड सारे में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, ठीक है, 3 अल्कोहल होने की वजह से. नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स किसके बेसिस पे होता है, ये तो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की वजह के बेस पर था. नाउ क्लासिफिकेशन हमें देखना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है. अगर तो अल्कोहलिक ग्रुप हमारे एक कार्बन से अटैच्ड है, जैसे COH, जिसको हम और क्या कहते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना. एन ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पे सिंगल कार्बन आइटम से अटैच्ड है अल्कोहलिक ग्रुप, तो इसको हम क्या कहेंगे,
प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। बट इफ़ हमने सपोज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया, तो इसमें कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा अटैच्ड है वो दोनों साइड से अटैच्ड है विद कार्बन, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। ना फर्दर टर्शरी किसको कहेंगे, जैसे कि हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, राइट। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल भी कहते हैं एंड इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर। नाउ अब हमें कुछ कॉमन टर्म्स देखने हैं अल्कोहल से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्या है कि अलाइलिक अल्कोहल्स होते क्या हैं। फर्दर अलाइलिक में भी हमें 1, 2 डिग्री 3 डिग्री ये देखना है, ठीक है। तो अलाइलिक ग्रुप्स वो होते हैं डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स, उनके एडजेसेंट वाले कार्बन, नॉट द डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। उसके एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, अलाइलिक पोजीशन कहते हैं। अगर यहाँ पर ये सिंगल OH लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। क्लियर। नाउ अगर यहाँ पे फर्दर ब्रांचिंग आ जाती है और अब हमारे पास OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो इसको हम सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। एंड फर्दर अगर यहाँ पर और ज़्यादा ब्रांचिंग्स आ जाती हैं और हम OH ग्रुप अटैच करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल, राइट। तो ये अलाइलिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन थी। सिमिलरली बेंजाइलिक अल्कोहल भी क्लासिफाइड है हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। सो बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, हमारी बेंजीन रिंग होगी एंड उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन आइटम अटैच होगा उससे हमारा OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल एंड इसकी वैलेंसीज आप शो कर लेना ऐसे ही हाइड्रोजन लगा करके, ठीक है। फर्दर अगर ये हमारी बेंजीन रिंग है एंड इसके साथ हम एक और कार्बन आइटम अटैच करा देते हैं एंड देन OH को जोड़ते हैं, तो यहाँ वाले कार्बन को आप चेक करो, ये इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से, तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर। सो सिमिलरली हमारे पास टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल भी होगा जिसमें बेंजीन से अटैच्ड कार्बन जो है नेक्स्ट कार्बन वो 3 कार्बन आइटम से अटैच हो गया जिससे हम OH ग्रुप को अटैच करने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। दिस इज टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। इज इट क्लियर। नाउ फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या होती है अल्कोहल्स में, विनाइलिक अल्कोहल्स। जैसे हमने अलाइलिक देखा था वैसे ही यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग विनाइलिक अल्कोहल्स होते हैं अल्कोहल्स। सो व्हाट डू दे डू कि डबल बॉन्ड जो हमारे पास कार्बन आइटम होता है उससे डायरेक्टली अटैच्ड अल्कोहलिक ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इसको विनाइलिक अल्कोहल्स कहते हैं। एंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल की क्या है, या तो कार्बन जिससे अल्कोहल अटैच्ड है उसकी क्या है, तो आई गेस यू कैन टेल कि इसने डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा ये कार्बन आइटम, ठीक है। बाकी सब में जो हमने पहले देखा था उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम से अटैच्ड था। इज़ इट क्लियर। नाउ फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल्स भी मोनोहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक एंड फर्दर हो सकते हैं क्लासीफाई, तो उनकी भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बिकॉज NCERT में गिवन है। ये तो हमारा ओरिजिनल फिनॉल है, अगर इसके साथ कोई और ग्रुप अटैच नहीं है तो ये मोनोहाइड्रिक है। बट इफ़ इस फिनॉल के साथ हमने एक और OH ग्रुप यहाँ पे लगा दिया तो ये क्या हो जाता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। फर्दर आगे जो मैं चीज़ें बनाने वाली हूँ उन पे आप ध्यान देना बिकॉज वो कॉमन नेम्स NCERT में गिवन है एंड दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू अस।
डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसको हम क्या कहते हैं? कैटिकॉल. कॉमन नेम ऑफ दिस इज कैटिकॉल. फर्दर, अगर फिनॉल के साथ मेटा पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लगा हुआ होता है तो इसको हम रिसोर्सिनॉल कहेंगे. रिसोर्सिनॉल. इज इट क्लियर? अगर फर्दर OH ग्रुप के पैरा पोजीशन पे एक और OH ग्रुप लग जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्विनॉन या फिर हाइड्रोक्सी क्विनॉन. हाइड्रोक्सी या तो हाइड्रोक्विनॉन. हाइड्रोक्विनॉन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनॉन. ठीक है, इन सब में ही 2 अल्कोहलिक ग्रुप्स हमारे को देखने को मिल रहा है. तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल हो गए. नाउ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बचा है. ट्राईहाइड्रिक एक्चुअली फिनॉल. तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहाँ पे OH है. फर्दर OH कहीं भी आप लगा दो, 3 OH बस लगाने हैं हमें. ठीक है, तो ये हमारा ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बन चुका है. आई होप यू गाइज आर फेमिलियर विद दिस पोजीशंस. जैसे कि बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है तो इस पोजीशन को हम इप्सो कहते हैं. दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन. दिस इज़ ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन बिकॉज ये बहुत बेसिक है. सो आई अज्यूम कि यू गाइज नो इट. एंड ये पोजीशन को हम क्या कहते हैं? 4th पोजीशन को. दिस इज़ पैरा पोजीशन. लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स फॉर नॉमेनक्लेचर. जैसे कि ईथर की नॉमेनक्लेचर इसमें नहीं है तो उसकी देख लेते हैं. सपोज यू आर गिवन दिस एग्जांपल C2H5O C2H5. कॉमन नेम तो इसमें क्या हो जाएगा? ये C2H5 को क्या कहते हैं? इथाइल ग्रुप. दोनों साइड पे सिंस इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, पहले तो सिमेट्रिकल है ना, तो इसको हम डाईइथाइल ईथर कह सकते हैं इन कॉमन नेम, या तो इथॉक्सी इथेन कह सकते हैं. ठीक है, इथॉक्सी इथेन. इज इट क्लियर गाइज? फर्दर कोई एग्जांपल अगर हम लें C2H5O CH3 का, तो इसमें जो छोटे कार्बन एटम होते हैं, छोटे कार्बन की रिंग होती है, उसको पहले लगाते हैं तो वो हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन. क्लियर है? जो लार्जर कार्बन एटम की चेन होती है वो एंड में आता है. एल्कोक्सी एल्केन में एन वाला ज़्यादा कार्बन एटम कंटेनिंग चेन होती है. ठीक है, या तो इसको आप कॉमन नेम में क्या लिख सकते हो? इथाइल मिथाइल ईथर. यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें ध्यान देना रहता है फॉर कॉमन नेम. दिस इज़ द कॉमन नेम ऑफ ईथर. दिस इज़ ऑल्सो कॉमन नेम. एंड ये क्या है हमारे पास? IUPAC नेम. दिस इज़ IUPAC नेम. क्लियर? और अगर ये कंपाउंड आए आपको और इसका कॉमन नेम पूछा जाए, इस कंपाउंड का नेम वैसे आप क्या लिख सकते हो? प्रोपेन. कहीं से भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3. बात तो एक ही है, प्रोपेन 2 ऑल. इज इट क्लियर? बट कॉमन नेम अगर इसका पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में बहुत बार ये दिया रहता है. ठीक है, और एक टाइप से क्वेश्चन आता है कि C4H10O, इसके आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, आइसोमेरिक एल्कोहल्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कोहल्स. इज़ इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होने के साथ ही आंसर हमारा चेंज कर जाता है. यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, अगर आपको एल्कोहल्स बस पूछे गए हैं तो आप ऐसे बनाओगे. पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है. ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा जिसको हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, या 4th हो सकता है ये. इज़ इट क्लियर? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो ये 4 आइसोमेरिक अल्कोहल्स हमारे पास बन रहे हैं. तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर आपको पूछा जाए अल्कोहल कौन कौन से हैं, तो वो तो 4 हो गए. बट अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि टोटल
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अल्कोहल सिर्फ मेंशन नहीं करा जाएगा तो आपको इसमें ईथर के साथ साथ ईथर भी कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज रिमेंबर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तो हमारे पास वो भी आते हैं मेटामर्स। तो अल्कोहल किसके साथ मेटामेरिक होता है? अल्कोहल इज मेटामेरिक विद आर ईथर। तो यहाँ पे एक ईथर भी बनेगा लाइक दिस, या तो ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है? ये 4 अल्कोहल्स विद दिस 2, 6 हमारा आंसर हो जाएगा अगर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे जाते हैं तो। एम आई राइट? एंड एक मॉडिफिकेशन इसमें क्या हो जाती है कि आपको टोटल आइसोमर्स सिर्फ पूछे जाते हैं। तो ये 6 तो बन गए, उसके साथ साथ ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसमें कायरल कार्बन की पोजीशन ये है सिर्फ, इसमें से सारे सेंटर्स में से कायरल सिर्फ यही है, तो इसके R और S फॉर्म हो जाते हैं। देयरफॉर हम 6 एंड इसका एक और फॉर्म 7 कंसीडर करते हैं अगर टोटल पूछा जाता है तो, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं R ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि कायरल सेंटर तो सिर्फ यही है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड ऊपर हाइड्रोजन, बाकी सब में सिमिलर हो जा रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो 3 मिथाइल ग्रुप ही अटैच्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आटम्स अटैच्ड है, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फॉर दियर नॉमेनक्लेचर जो एनसीईआरटी में गिवन है, जस्ट थोड़े से करेंगे बिकॉज ये सेपरेट टॉपिक है एक्चुअली नेमिंग का। तो अब हमें साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो ये क्या है? 6 कार्बन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन सारे में साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट पोजीशन हम इसी को मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, साइक्लोहेक्सेन 1 या तो साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि 1 तो यहाँ पर मैटर नहीं करता। अगला एग्जाम्पल क्या है? ये, राइट। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी सीरीज अगर आप देखो तो अल्कोहल मोर प्रायर होता है एज़ कम्पेयर टू एनी आर ग्रुप, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंट। दिस टाइम पेंट बिकॉज 5 कार्बन की हमारी साइक्लिक रिंग है। पेंटीन, फर्स्ट पे ये अल्कोहल है तो पेंटीन 1 ठीक है। फर्दर अल्कोहल के कुछ और कॉमन नेम्स हमें याद रखने हैं, जिसमें हमने कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉन देखे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज़ क्रिसॉल। क्योंकि क्वेश्चन में इसका डायग्राम नहीं बना कर देगा, जस्ट क्रिसॉल दे देगा। तो अगर आपको आंसर आता भी है, अगर क्रिसॉल क्या होता है वो नहीं पता, तो यू कांट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, राइट। तो क्रिसॉल होता क्या है? इसमें फिनॉल ही होगा, बस उसके साथ सी से आप CH3 याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें CH3 अटैच्ड होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। या तो नेमिंग अगर आप करो तो 2 मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। या एक और क्या वेरिएशन यहाँ पे पॉसिबल है, ऑर्थो से वो मेटा पोजीशन पे लग जाए, ठीक है, तो इसको हम मेटाक्रिसॉल कहते हैं। या IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो 3 मिथाइल, बिकॉज नंबरिंग यहाँ से हमेशा शुरू होगी, तो 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। अब लास्ट हमारे पास फाइनल बचता है क्या? पैराक्रिसॉल। दिस इज़ पैराक्रिसॉल, क्योंकि पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल फिनॉल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। एज नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ईथर में भी अगेन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड कंपाउंड आएगा, दैट इज़ एनिसोल। एनिसोल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा हुआ कंपाउंड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे, एल्कोक्सी एल्केन के अकॉर्डिंग ही अगर नॉमेनक्लेचर करें तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा, सॉरी IUPAC नेम। एनिसोल विल बी कॉमन नेम, जो बहुत वाइडली यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में अभी आगे। सिमिलरली यहाँ पर C2H5 अगर अटैच होगा ऑक्सीजन से, तो इसको हम क्या कहते हैं? फेनिटॉल। दिस इज़ कॉल्ड एज फेनिटॉल। ये इसका कॉमन नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। या तो इसको हम अगेन
इथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। क्लियर। और एक कंपाउंड आता है सॉर्बिटॉल करके, इसको आप कैसे याद रखोगे कि इसमें CH OH वाले 4 कार्बन एटम्स होंगे एंड फाइनली CH2OH प्रेजेंट होता है। दिस इज सॉर्बिटॉल। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं जस्ट टू मेक यू गाइज मोर परफेक्ट। ये नाउ ये आपका होमवर्क है कि आप इसको अटेम्प्ट करो। इज इट क्लियर? अटेम्प्ट ऑन योर ओन एंड देन चेक द आंसर। तो इस पर मैं अटेम्प्ट करती हूँ अब। आई होप यू गाइज हैव अटेम्प्टेड। सो ये जो है इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल कहते हैं। ठीक है। सो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल एंड दिस इज़ फिनाइल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल फिनाइल ईथर। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन में दिया हो तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल फिनाइल ईथर। राइट। और अगर इसका IUPAC नेम भी पूछा जाए तो आई होप यू गाइज कैन आंसर नाउ। 1 2 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2-मेथॉक्सी, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना। 2-मेथॉक्सी इसमें मिथाइल होगा, मिथाइल 2-मेथाइल एथॉक्सी बेंजीन। अब इसका भी हम कॉमन नेम कर सकते हैं 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है तो 2-मेथाइल प्रोपॉक्सी बेंजीन। क्लियर। एक और कंपाउंड दूँ, उसको नेम करो आप लोग, दैट इज दिस कंपाउंड। तो है क्या, एक्चुअली आइसोपेंटाइल ग्रुप है। ठीक है। तो अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर। ठीक है। और अगर IUPAC नेम लिखना है तो 1 2 3 4। थर्ड ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे, तो 3-मेथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। फर्दर अगर ये कंपाउंड हमें गिवन है तो हम इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, 1,2 डाई, दोनों जगह पर क्या प्रेजेंट है, मिथॉक्सी। 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। क्लियर। फर्दर CH3O C2H5 अगर हो तो इसमें आप किसको प्रायोरिटी देंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो नेमिंग करते टाइम क्या हो जाएगा, ये सेकेंड पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप है तो 2 इथॉक्सी, 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। और एक कंपाउंड यहाँ पर आता है ईथर्स में ही, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन कहते हैं, विच इज़ ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन हम साइक्लिक ईथर्स को कहते हैं। सपोज ये एग्जांपल है ऑक्सीरेन का, दिस कैन बी द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीरेन, दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीरेन, है ना, जिसमें क्या होता है, साइक्लिक ईथर प्रेजेंट होता है। सो यस,
दिस इज़ गोइंग टू द लास्ट कंपाउंड जिसको हम नेम करेंगे। तो इसमें आपका एक जीओसी का नॉलेज यूज होने वाला है कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है। तो नंबरिंग हमेशा यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, बिकॉज इनको लिखते टाइम तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ई और एन में से ई पहले आता है। आई फाउंड दिस एग्जाम्पल टू बी लिटिल इम्पॉर्टेंट, सो आई एम टेलिंग यू गाइज कि इसमें हम मेन चेन कैसे चूज़ करेंगे। पहले तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये तो हमारी मेन चेन में आना ही चाहिए। इसके आगे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इधर जाओ या तो नीचे को आओ। इधर जाओगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स आ रहा है, बट ऐसा नहीं करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स इसी में रखने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मेन चेन, जिसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। इज़ इट क्लियर? नाउ आप इसको कैसे नेम करोगे। पहले क्लोरो को लिख लेते हैं, नहीं उसके पहले यस क्लोरो को ही लिखते हैं। 4 क्लोरो 3 इथाइल। नाउ सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम कैसे नेम करते हैं, ये 1 2 हो जाएगा। तो 1 मिथाइल 2 इथाइल। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है तो यू कैन गो एंड चेक माई यूपीएससी वीडियो, इट इज़ अवेलेबल। एंड ये 4 मेन कार्बन चेन है, तो ब्यूटेन 1 ऑल, राइट। अनदर एग्जाम्पल जो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं वो ये है C इसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे। मेन चेन तो पहले अपनी ये होने वाली है, यहाँ से होगा नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, राइट। 2 और 5 पोजीशन पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, मिथाइल ग्रुप। तो 2,5 डाई मिथाइल, ये 6 कार्बन की है तो हेक्सेन। 1,3 डाइऑल हो जाएगा। क्लियर, ये डाइऑल्स थे। वैसे इसमें आप लोग क्या एक और चीज़ विच आई मिस्ड आउट टेलिंग यू पीपल इज़ कि डाइऑल्स में भी कुछ होता है, डाइऑल्स में भी कुछ होता है, दैट इज़ जेमिनल डाइऑल भी होते हैं एक, एंड एक विसिनल डाइऑल्स होते हैं, राइट। तो जेमिनल डाइऑल्स क्या होते हैं, जिसमें जो अल्कोहल ग्रुप्स हैं हमारे वो एक ही कार्बन आइटम से अटैच्ड है। जैसे कि इस कार्बन आइटम की बात करें तो इससे ही 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड है, ठीक है। तो दिस इज़ अ जेमिनल डाइऑल, डाइऑल बिकॉज यहाँ पे 2 अल्कोहल्स हैं। अगर साइडवेज प्रेजेंट है जैसे कि इसमें, तो इसको हम विसिनल डाइऑल कहते हैं। क्लियर, और इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा विसिनल प्रोपाइल डाइऑल, एंड इसको क्या बोलेंगे, जेम प्रोपाइल डाइऑल। इज इट क्लियर, ये इसका नेम हो जाता है। अब हम बिगिन करते हैं एनसीईआरटी में, बिकॉज ये बिगिनिंग में पोर्शन था, बेसिक्स थे, सो आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब शुरू करते हैं अपना एक्चुअली में हमारा आधे घंटे के बाद ये चैप्टर, जिसमें सबसे पहले बिगिनिंग किससे हो रही है, बॉन्ड एंगल्स के कंपैरिजन से, ठीक है। तो ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया, मीथेनॉल का, विच इज़ एन अल्कोहल। देन फर्दर दिस इज़ आर फिनॉल, एंड आगे मैं किसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ईथर का, राइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इनके बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करो। तो ईथर जो होता है इसमें ये बल्कि CH3 फ़िलहाल के लिए मैंने डाईमिथाइल ईथर कंसीडर करा है, और भी कोई अगर ईथर होगा तो इसमें बल्कि R ग्रुप्स होते हैं जिसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी आपस में, बॉन्ड एंगल की। एंड ये जो बॉन्ड एंगल ये इंक्रीज़ कर जाएगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं एंड 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री इसकी टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए,
एंड नॉर्मल आइडियल एंगल क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये एंगल इससे ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 111 डिग्री हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड एंगल रिपल्शन होती है। फिनॉल्स की बात करें तो ये नहीं, मेथनॉल की करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगेन ये क्या होता है, यहाँ पे लोन पे रिपल्शन होगी ऑक्सीजन एटम्स की। यहाँ पे आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, ये दोनों ही लोन पेयर ऊपर है, तो ये नीचे रिपेल करेगा एंड ये एंगल जो है वो लेस देन 109.28 डिग्री हो जाता है एंड ऑलमोस्ट 108.9 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ये मिथाइल ग्रुप है, ये आप इधर पे नीचे को रिपेल हो जाएगा, लोन पे रिपल्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी। एंड यहाँ पे ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, जस्ट कंपेयर करने के लिए आई एम टेलिंग यू कि आर और ओ एच के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 142 पिकोमीटर। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे फिनॉल के साथ। तो फिनॉल में क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, बिकॉज ये लोन पेयर जाते हैं रेजोनेंस में, प्लस आर इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, एंगल तो यहाँ पे ठीक है 109.28 डिग्री होता है, बट अगर आपको बॉन्ड लेंथ देखने को मिले तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ हमारी कम हो जाती है, 136 पिकोमीटर हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ना ही है। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इन द केस ऑफ फिनॉल। इज इट क्लियर? इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हुई, कम हुई एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी यहाँ पे, जबकि ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, दैट इज़ 142 पिकोमीटर्स है, मतलब बॉन्ड यहाँ पे थोड़ा अभी वीक है। फर्दर अगर हम देखें ऑल्सो ये फिनॉल में जो हमारा ऑक्सीजन है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है एंड ये स्टेबल होता है। अब हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चेक करना है। सो ये बेसिक पोर्शंस हमने फिनिश कर लिए ऑलमोस्ट। नाउ वी हैव टू सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। राइट, तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन। हम एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल्स को यूजिंग इनकी हाइड्रेशन कर सकते हैं, है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सपोज आपको ये एल्कीन दे रखी है, कोई एल्कीन है ये, इसमें हाइड्रेशन करना है, मतलब H+ डालना है। ये कहीं से भी आ सकता है, H+ का सोर्स अब H2SO4 भी हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, जस्ट जो हमारा OH ग्रुप है वो आकर अटैच हो जाएगा सिंपली। एंड यहाँ पे फॉलो कौन सा रूल होगा, मार्कोवनिकोव रूल, जो क्या कहता है कि एडेंडम का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जो जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये तो सिमेट्रिकल था, इसमें तो लगेगा नहीं, बट इसमें हम लगा कर देखते हैं। चलो H2O+ H+ डालते हैं। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, तो OH कहाँ पर हमारा अटैच होगा, यहाँ पे। मार्कोवनिकोव रूल आप लगा सकते हो, या यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो उसकी हम रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं। इज इट क्लियर? रीअरेंजमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, अगर हो रही है तो यू हैव टू डू इट। जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं, है ना, यहाँ पर इसकी अगर हाइड्रेशन करवाएंगे हम, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज़ कार्बोकैटायन, पर यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, तो हम मिथाइल शिफ्ट कराएंगे एंड मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ये बन जाएगा हमारा, जो एक टर्शरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपना OH ग्रुप एंड अटैक करवा देंगे न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेशन का स्टेप होता है ये फर्दर 3 स्टेप्स में होता है, जिसमें सबसे पहला क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, दैट इज़
पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन जो RDS होगा, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, दैट इज़ OH माइनस आकर अटैक करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट इज़ OH माइनस, एंड देन डीप्रोटोनेशन हो जाती है, दैट इज़ वापस से वो कंपाउंड क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नाउ सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी फ्रॉम OMDM रिएक्शन. अब OMDM रिएक्शन क्या होती है? दिस इज़ ऑक्सीमर्क्यूरेशन. आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर ऑल्सो हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि ये था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन. इसमें होता क्या है कि हम कोई भी क्या लेते हैं, एल्कीन लेंगे, चलो ये ले लेते हैं, हमने प्रोपीन लिया, ठीक है. अब इसमें ऐड क्या करते हैं, HgOAc होल ट्वाइस एंड NaBH4, एक रिड्यूसिंग एजेंट. पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये, ठीक है. तो इससे होता क्या है कि ये रूल जो है, यहाँ पे कोई भी नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, देयर इज़ नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ये हमें याद रखना है. नो कार्बोकैटायन, और यहाँ पे बनती क्या है, ट्रांजिशन स्टेट. एक ट्रांजिशन स्टेट बनकर आती है हमारे पास, और नो रीअरेंजमेंट होनी है, क्योंकि कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा, तो रीअरेंजमेंट हम कहाँ से कराएंगे. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो OH है वो आकर के यहाँ पे अटैच कर जाता है, एंड ये फॉलो किससे करता है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है. यू कैन रिमेंबर दिस विद दिस ट्रिक कि ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, बट कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है. इसमें जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन भी तो यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है ना, OH यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो H जो आता है वो NaBH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट से आता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसको हम कहते हैं, ये H प्लस देगा, एंड ये कंपाउंड अलॉन्ग विद H2O ये क्या देता है हमें, OH माइनस देता है. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड क्या है, फ्रॉम HBO. HBO को क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगेन हम यहाँ पे लेते हैं एल्कीन, जहाँ पर हमारा जो रिएजेंट होता है फर्स्ट स्टेप में वो BH3 ट्राईहाइड्रोफ्यूरान होता है, एंड सेकंड है, एंड फर्दर हम यहाँ पे H2O2 जो सोर्स होता है हमारे पास OH माइनस आयंस का, उसको डालेंगे, एंड देन फाइनली OH ग्रुप हमारा अटैच हो जाएगा. यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि ये BH3 होगा, कि यहाँ पर OH का जो सोर्स होता है वो ये होता है, एंड H का सोर्स ये चीज़ होती है, ठीक है. इस स्टेप में HBO में क्या होता है, ये बिल्कुल एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा. एंटी मार्कोनिकोव रूल, यहाँ पे नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट, देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट, एंड यहाँ पे बनता क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है. ये तीनों रिएक्शंस अभी क्लियर हो जाएंगे एक एग्जांपल लेकर के. दैट इज़ दिस. यहाँ आपको 3 स्टेप्स वही कराने हैं. पहला हाइड्रेशन कराना है एल्कीन का, सेकेंड स्टेप इज़ OMDM कराना है, थर्ड इज़ HBO करानी है, ठीक है. मतलब रिएजेंट्स वही हैं जो हमने अभी आगे ऊपर पढ़े. तो पहले में जब हाइड्रेशन हो रहा है एल्कीन का, तो यहाँ पर तो हमें कौन सा रूल लगाना रहता है, मार्कोनिकोव रूल अलॉन्ग विद कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट करानी होती है. तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तो मुझे यहीं पर दिख रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बनने वाला है, तो OH भी हम इधर ही अटैच करा देते हैं अपना, राइट. ये कंपाउंड बन गया. OMDM में अगेन मार्कोनिकोव रूल होता है, तो बिल्कुल सिमिलर सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है. एंड HBO में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो अपोजिट पोजीशन पे जाकर के OH अटैच हो जाता है, दैट इज़ नीचे अटैच हो जाएगा, ठीक है. दैट इज़ डबल बॉन्ड के इस साइड पे. फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और क्या हो सकती है, फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप्स. तो कार्बोनिल ग्रुप्स हम किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग ग्रुप्स.
राइट, दिस इज़ अ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये सीक्वेंस आपको अभी तक पता ही होगा कि एल्केन से क्या बनता है अल्कोहल, अल्कोहल से फर्दर क्या बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग ऑन की डिग्री क्या है अल्कोहल की। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उससे ऑक्सीडेशन से क्या बनता है कीटोन, एंड इनके फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसके फर्दर ऑक्सीडेशन से CO2 NH2 बन जाता है, राइट। इधर से इधर तक राइट साइड में अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या करनी पड़ रही है ऑक्सीडेशन, 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 क्लियर। अगर हमें रिवर्स आना है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन देन अल्कोहल बनाना है तो हमें करनी पड़ती है रिडक्शन और देना पड़ता है H प्लस देना पड़ता है फॉर रिडक्शन। इज इट क्लियर। अगर हमें सिर्फ अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, दैट इज़ एक स्टेप की ऑक्सीडेशन करानी है, तो हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगर डायरेक्टली यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना होता है तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करना पड़ता है हमें, क्लियर। यस, तो यहाँ पे पहला रिएजेंट क्या होगा हमारे पास, अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की डेफिनेटली क्या करवा रहे हैं रिडक्शन करवा रहे हैं तभी अल्कोहल मिलेगा, ऑक्सीडेशन से तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर RCHO है इसका रिडक्शन कराना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैटालिटिक, यहाँ पे क्या इसको हम और क्या कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे, हाइड्रोजिनेशन, रेनी निकल, ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा RCH2OH, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट क्या जो हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थ्रू आउट द केमिस्ट्री, आपको हेल्प करेगा। या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं जिसको SbH भी लिखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम LaH भी लिखते हैं, राइट। ये थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था एज़ कम्पेयर टू द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। RCHO है तो ये रिड्यूस कर देते हैं RCH2OH, दैट इज़ अल्कोहल में, ये भी RCHO को रिड्यूस कर देगा RCH2OH में। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखना है अबाउट LiAlH4 इज़ कि ये कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये CrCOOH को रिड्यूस नहीं कर पाता है, एंड ऑल्सो कभी C डबल बॉन्ड C को भी ये नहीं छेड़ता। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कंपाउंड, राइट, तो इसका रिडक्शन LiAlH4 से अगर आप कराओगे तो ये डबल बॉन्ड्स क्या रहेंगे हमेशा इंटैक्ट रहेंगे, एंड फर्दर ये रिड्यूस कर करके CHO को तो हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट कर ही देता है। अब ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि H2 निकल पैलेडियम प्लैटिनम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, गेटिंग डिस्टर्ब, तो इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है उसकी भी एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि ये सबको तो रिड्यूस कर देगा, C डबल बॉन्ड C को भी इवन, बट ये RCOH को अगेन नहीं कर पाता है, राइट। सपोज आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है और यहाँ पे H2 विद निकल दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड्स तो रिड्यूस हो जाएंगे बट COH एज इट इज़ रहेगा। इज़ इट क्लियर। वैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या है, ये RCOH और C डबल बॉन्ड C को नहीं रिड्यूस कर सकता। एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो ये किसको नहीं रिड्यूस कर सकता, RCOH को भी नहीं रिड्यूस कर सकता, RCOR दैट इज़ ईस्टर्स को भी रिड्यूस नहीं कर सकता, ना एसिड को रिड्यूस करेगा, ना अमाइड्स को रिड्यूस कर सकता है। पता नहीं ये करता क्या है, जस्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को रिड्यूस करता है। जो LiAlH4 है ये C डबल बॉन्ड OOH को तो रिड्यूस कर देता है गाइस, इसको रिड्यूस कर देगा बिकॉज ये NCERT में गिवन है ये पॉइंट, तो ये रिड्यूस कर देता है COH को, ठीक है। क्योंकि NCERT में एक लाइन है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से दिखा रखा है
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करके KrCH2OH में ये कन्वर्ट कर देता है उसको। LiAlH4 एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट उसके साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होता है, इसलिए स्पेशल रिएक्शंस में ही हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास, दैट इज़ वी कैन मेक अल्कोहल बाई यूजिंग एस्टरिफिकेशन की टेक्निक। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड को हम अगर अल्कोहल के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ईस्टर। देन ईस्टर में अगर हमने पानी डाल दिया तो हो जाती है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस और बन जाता है अल्कोहल हमारे पास। इज इट क्लियर? हाइड्रोलिसिस करवा दो या H2 डाल दो विद कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, कोई एक इसमें से, ठीक है। तो ईस्टर्स के रिडक्शन से हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल्स ही बनते हैं। सपोज़ आपको ये एसिड दिया है RCOH, इसमें हमने अल्कोहल डाला ROH, तो यहाँ पे क्या हो रही है, H+ की प्रेजेंस में एसिडिक एस्टरिफिकेशन हो रही है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन, जहाँ पे फाइनली बनेगा ईस्टर RCOOR- एंड देन फाइनली यहाँ पे अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं H2 विद कैटलिस्ट तो ये रिड्यूस हो जाता है इनटू RCOH एंड R-OH, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया अल्कोहल। 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकती है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इस पर एक PYQ भी आया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। फर्स्ट थिंग तो यही, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक हम क्यों कहते हैं किसी कंपाउंड को, जब एक मेटल के साथ डायरेक्टली एक R ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो R ग्रुप या कार्बन आप कह सकते हो, जो एक ऑर्गेनिक चीज़ का पार्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट हो, जिसे हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं। RMgX को ग्रिग्नार्ड कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो इसके पे प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप्स की बात करें, RMgX अगर हम इस पर डालेंगे तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बनेंगे, जहाँ पे आपको क्या करना है, एक साइड से तो ये R ग्रुप आकर अटैच होगा एंड दूसरे साइड से HOH आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, जब फर्स्ट स्टेप में आप RMgX डालोगे, सेकेंड स्टेप में H2O। रिमेंबर कि हमेशा सेकेंड स्टेप पे H2O डालते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगर हमने H2O डाल दिया RMgX के साथ तो हमारे पास क्या बन जाता है, RMgX उसके साथ ही रिएक्शन कर करके RH बना देता है, ठीक है। तो इसमें बहुत स्पेशल केसेस हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो पहले उसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ द कॉमन नेम फॉर मिथेनल, ठीक है, HCHO। अगर ये हमने रिएक्शन करवाई विद RMgX तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, RCH2OH की, मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल बनता है फ्रॉम HCHO, ठीक है। अगर हमने कोई और एल्डिहाइड इसके अलावा लिया, दैट इज़ RCHO अगर हमने लिया और RMgX के साथ रिएक्शन कराई, ऑन द फर्स्ट स्टेप RMgX, सेकेंड स्टेप पे पक्का से हमें पानी डालना है, ठीक है, या H+ का कोई सोर्स डालना है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या बनता है, RCR, सपोज ये R- है तो R-OH। तो एनी अदर एल्डिहाइड से क्या बनेगा हमारे पास, एक सेकेंडरी अल्कोहल बनकर आता है। एंड थर्ड केस क्या है कि अगर हमने कोई कीटोन ग्रुप लिया, दैट इज़ ये अगर हमने कंपाउंड लिया जिसमें R-MgX के साथ रिएक्शन कराई फर्स्ट स्टेप पे, सेकेंड में हमने वाटर डाल दिया, तो इसमें जो हमारे पास अल्कोहल बनकर आता है दैट इज़ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। बट अगर RMgX के साथ अगर HCHO का करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे एल्डिहाइड्स का करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन्स का करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अब हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली. नाउ वी हैव टू सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड. फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड. दिस कार्बोलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इस पर आप मल्टीपल स्टार्स बना सकते हो बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है. ठीक है, अब हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखना है. तो सबसे पहले हम कहाँ से देखेंगे? डाउस प्रोसेस के थ्रू देखते हैं. ठीक है, तो डाउस प्रोसेस में क्या होता है? डाउस प्रोसेस में क्या होता है कि इस पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि इसमें कंडीशंस क्या होती हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. ठीक है, तो पहले तो इसमें रिएजेंट क्या होता है? क्लोरोबेंजीन को हम लेते हैं, एंड फाइनली अल्टीमेट गोल क्या होता है हमारा कि हम फिनॉल को बनाते हैं. ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमारे जो बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होते हैं, बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, व्हाट डू दे डू कि ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ऑलरेडी. ठीक है, ये शो कौन सा रिएक्शन करना चाहते हैं? हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम ESR भी कहते हैं, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR. ठीक है, कभी भी NSR के लिए ये एक्टिवेट नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत हार्श कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है. दैट इज़ NaOH तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें 623 केल्विन का हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, एंड 300 ATM का वेरी वेरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर 1 ATM होता है, बट इसमें 300 ATM का हमें प्रेशर देना पड़ता है. तो यहाँ पे इतनी हार्श कंडीशंस प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि HCl रिमूव हो जाता है एंड बनता है क्या है हमारे पास? ONA, राइट, जिसको हम और क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड आयन. दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जिसमें हम फर्दर अगर H+ डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है. इज़ इट क्लियर? H+ फ्रॉम H2O डालेंगे तो OH लेकर के Na बाहर चला जाता है NaOH के फॉर्म में अगेन, एंड देन ये OH यहाँ पे अटैच हो जाता है H2O, और यू कैन यूज़ HCl, जिससे NaCl बाहर चला जाएगा एंड OH वहाँ पे अटैच हो जाएगा. राइट, ये था हमारा डाउस प्रोसेस. सेकंड इज़ फ्रॉम oleum, you can say it is from not oleum but from benzene या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें हम डालते हैं ओलियम. व्हाट इज़ ओलियम? H2SO7. इसकी वजह से फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे एक एसिड की, दैट इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. एंड फर्दर इस एसिड में अगर हम ऐड करते हैं व्हाट? NaOH फर्स्ट स्टेप पे, सेकेंड स्टेप पे H+, तो क्या बन जाता है हमारे पास? फिनॉल बन जाता है. राइट, ये था फ्रॉम बेंजीन. थर्ड कैन बी फिनॉल और किस चीज़ से प्रिपेयर हो सकता है? NH2 से. ठीक है, जैसे हमने एनिसॉल देखा था मिथॉक्सीबेंजीन को, यहाँ पे सेम ये एक कंपाउंड है जिसको हम एनिलीन कहते हैं. अमीन्स वाले चैप्टर में ये आएगा. कॉमन नेम इसका एनिलीन होता है, जिसको अगर हम HNO2 से ट्रीट करवा दें नाइट्रस एसिड से, दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है? N2X की होती है, जो एक क्या है? बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट जिसको हम कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, दिस इज़ बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, जो स्टेबल होता है. दिस इज़ स्टेबल बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. यहाँ पे रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है. इसको अगर मैं आपको खोल कर स्ट्रक्चर दिखाऊँ ना, रेजोनेंस कैसे होता है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इज़ इट क्लियर? ऐसा सा कुछ होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से ये पाई, सिग्मा, पाई पूरे कॉन्जुगेशन में होते हैं एंड यहाँ पे रेजोनेंस चल रही होती है. तो ये बिल्कुल स्टेबल होता है बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, जिसमें हम फर्दर अगर ऐड कर देते हैं जस्ट H+ फ्रॉम समवेयर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिनॉल.
फिनॉल को और हम एक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे HNO2 आपको गिवन हो सकता है या तो NaNO2 अलॉन्ग विद HCl। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है हमारे पास, क्यूमीन से प्रिपेयर करना। सो गाइज पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्यूमीन। सो इट इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। एंड ये प्रिपेयर कहाँ से होता है, बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन करके क्यूमीन बन जाता है। क्यूमीन की फर्दर अगर हम एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन जाता है। दिस इज़ आर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है O आकर के। एंड फर्दर अगर हम इसमें H+ डाल देते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनॉल एंड बाई प्रोडक्ट हमारे पास CH3 C∠CH3 बनता है, एसीटोन। ठीक है, दिस एसीटोन कमर्शियली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बल्क में बनता है। तो साइड प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्यूमीन से क्या बनता है, एसीटोन बनता है। राइट, नाउ एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर PYQ में आया था वो क्या था उसको देख लेते हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट NCERT के एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आया था। एंड द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, जिसको हमें ट्रीट करना था विद NaBH4। तो वी नो कि NaBH4 क्या करता है, सबको तो रिड्यूस कर देगा, दैट इज़ ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा इनटू OH, दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। बट ये ग्रुप जो है ना, ये एक्चुअली ईस्टर ग्रुप है, तो ईस्टर का ये कुछ नहीं कर सकता, ईस्टर ग्रुप एज इट इज़ प्रेजेंट होगा। राइट, तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। तो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारे कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली गाइस। नाउ वी हैव टू सी फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड ये अल्कोहल फिनॉल्स खत्म, देन ईथर शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या देखना होता है, वही बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एंड देन सॉल्युबिलिटी क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स और फिनॉल्स की किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। राइट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द मॉलिक्यूलर मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद द ब्रांचिंग। अगर सारे कार्बन एटम सेम हो गए, दैट इज़ मास सेम हो जाता है, तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होती है तो आई गेस ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। 1 सेकेंड, ये सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। तो इस पर आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला तो कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल। तो दोनों में ही क्या है, एक ही हमारे पास OH ग्रुप है, C2H5OH है एक, दूसरा है CH3OH। दोनों में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है कॉमन, राइट। तो इससे तो हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, बट एक में मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मीथेनॉल। नाउ सेकेंड केस में क्या आता है कि ग्लाइसरॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, या आपको इस सिर्फ ग्लाइकॉल भी लिखा मिल सकता है, एंड मीथेनॉल में कंपेयर करो। तो इसमें हम कैसे कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स को देखकर कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल में 3 होते हैं, तो इसके मैक्सिमम हमारे को बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगी, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें बहुत ज़्यादा होगी। अल्कोहल्स फिनॉल्स क्या शो करते हैं, अल्कोहल शो व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले तो वो शो करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो भी कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर, नॉट इंट्रा। ठीक है, देन इथिलीन ग्लाइकॉल में हमारे पास 2 OH ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्गर होने लग जाती है, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आर मीथेनॉल, जिसमें सिर्फ एक OH प्रेजेंट होगा।
ये सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे अल्कोहल्स का। इफ़ सपोज़ आपको पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, तो डेफिनेटली अल्कोहल का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ईथर एंड ईथर का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एल्कीन। लेट मी टेल यू हाउ। अल्कोहल्स में तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, तो इसके में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ही होगा। ईथर में पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, राइट। एंड एल्केन्स में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, सिर्फ वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं जो, तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस हो जाता है। नाउ थर्ड पॉइंटर इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम चेक करें तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। OH ग्रुप्स ज़्यादा तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, राइट। बट जैसे ही R ग्रुप्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये, मतलब ये नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज़ होता जाता है ना, तो वैसे वैसे क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे आपको अगर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करवाई जाए ऑफ इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, तो इथेनॉल की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेनॉल, बिकॉज इसमें बल्कि R ग्रुप आ गया है 4 कार्बन का, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आई फाइंड हियर इज़ अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड, जो हमें लगता नहीं है देख करके। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट एल्डिहाइड्स में सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या होता है, हमेशा अल्कोहल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। नाउ वी हैव टू सी द केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें अलग अलग चीज़ों के साथ हम रिएक्शंस चेक करेंगे ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद द मेटल्स। सो वी नो कि अल्कोहल फिनॉल क्या है, एसिडिक होते हैं, क्वाइट एसिडिक, ज़्यादा तो नहीं होते बट स्टिल थोड़े से एसिडिक होते हैं। अल्कोहल्स तो बहुत ही कम एसिडिक होते हैं, वाटर से भी कम एसिडिक, है ना। तो मेटल्स के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल। NCERT में इनकी रिएक्शंस भी दे रखी हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कैन बी ROH का रिएक्शन विद Na मेटल, सोडियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, इनके साथ रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे बनता क्या है, RONA, Na प्लस RO माइनस, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, राइट। एसिड विद अ मेटल विद एन एसिड, इनफैक्ट अगर जैसे कि हम देखें जिंक विद HCl, तो ये क्या देता है, ZnCl2 अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ H2। ये इनऑर्गेनिक की हमारे पास एग्जांपल हो गई। तो जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ये सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, अलॉन्ग विद दैट अपना ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अगर यहाँ पे फिनॉल हुआ तो सिमिलर सा केस होगा, अगेन यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, इवॉल्व होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सोडियम मेटल के अलावा हम कोई और मेटल लें, जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल की बात करें, अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट OH की जगह पे रिप्लेस होकर के मतलब O माइनस एंड Al प्लस आ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम। दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिकॉज ये 3 कार्बन से जुड़ा है ना। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से क्या बनता है, टर्शरी ब्यूटाइल, एल्यूमिनियम टॉट ब्यूटाइल, ब्यूटॉक्साइड आयन बनता है, ब्यूटॉक्साइड आयन, इसकी फॉर्मेशन होती है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ H2 गैस। बैलेंस करो अगर इसको, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, एंड एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसीज, तो इसको ये 3 रिक्वायर्ड है, यहाँ 6 हो जाता है। एंड देन हाइड्रोजन कितने रिलीज़ होंगे, 3, बिकॉज यहाँ पे 6 है ना, 6 से 3 H2 की रिलीज़ होगी।
सो यहाँ पे हमने पहले मेटल्स के साथ रिएक्शन देखी. नाउ वी हैव टू सी रिएक्शन विद NaOH विच इज़ अ बेस. तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी. ये हम डिस्टिंक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स में डिस्टिंक्शन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फिनॉल रिएक्ट करेगा, फिनॉल तो रिएक्ट कर जाएगा एंड अल्कोहल्स रिएक्ट नहीं करते बिकॉज वो इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, है ना. वी नो कि वाटर से भी वीक एसिड होता है एक्सेप्ट फॉर मीथेनॉल. आगे हम देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, राइट. सो नाउ अगर फिनॉल रिएक्ट कर रहा है विद NaOH तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा. अगेन H2O का लॉस होगा यहाँ पे एंड हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा. दिस विल बी आर सोडियम फिनॉक्साइड आयन अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ H2O. ठीक है, अल्कोहल्स तो रिएक्ट नहीं करते. अब हमें थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इनकी देखनी है, दैट इज़ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है डिफरेंट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड वाटर के साथ. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द -M इफेक्ट, -I इफेक्ट, -H इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद M + I + H इफेक्ट. ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. और एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनता है. स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा. जैसे कि अगर ROH है, R2OH है एंड R3OH है. ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है टर्शरी. तो इसमें यू कैन सी कि ये सिर्फ एक R ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दैट इज़ इसकी एसिडिटी डिक्रीज़ कर रहा है. तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. यहाँ पे +I वाले दो R ग्रुप लगे हुए हैं तो इसकी एसिडिटी और कम हो जाएगी. और यहाँ पे तो 3 ही लगे हैं, पूछो ही मत, है ना. तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाता है ऑफ अल्कोहल्स. येस, सो हमने अल्कोहल्स की कंपेयर कर ली एसिडिक स्ट्रेंथ. अब हमें अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है विद वाटर. तो अल्कोहल्स लेस एसिडिक होते हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद वाटर. जस्ट एक अल्कोहल को छोड़ करके, दैट इज़ मीथेनॉल. ये एक एक्सेप्शन है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज़ इट क्लियर. और फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल्स में जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है OH रिमूवल के बाद, वो क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है. और ये फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, रेजोनेंस करता है. और इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. 5 मतलब कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करते हैं. ये जो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज हैं, ये करता है यहाँ पे रेजोनेंस. एंड आई विल शो यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट. तो पहले तो ये यहाँ पे आएगा तो ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा. देन अगेन ये इलेक्ट्रॉन से मूव करेगा. एंड देन फाइनली अगर हमने ये मूव करवाया तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन वापस से मिल जाता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो इसको बहुत हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू फिनॉल. जब हम अल्कोहल्स की बात करें ROH की, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनता है तो वो ऐसा सा बनता है. ठीक है, तो डेफिनेटली फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं. और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के. तो हम अगर कंपेयर करें ऑफ बिटवीन दीज 3 कंपाउंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आता है. इनकी एसिडिटी कंपेयर करने के लिए आता है क्वेश्चन. ठीक है, तो ये कौन सा है, ऑर्थो, दिस इज़ पैरा, दिस इज़ मेटा पोजीशन. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है, ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है एंड सबसे पास में लगा हुआ होता है. तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा. उसके बाद हमारे पास ये जो है, ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, बट ये -M इफेक्ट शो कर रहा है, भले ही दूर है. ठीक है, तो -M हमेशा डोमिनेट करता है एज़ कम्पेयर टू -I, तो ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है. तो अगेन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बाद हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल आता है. एसिडिक स्ट्रेंथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा नेक्स्ट आ जाएगा एंड सबसे एंड में आता है मेटा नाइट्रोफिनॉल. इज़ इट क्लियर गाइस. ये सीक्वेंस इनका हो जाएगा. एंड नेक्स्ट
इस पे क्वेश्चन तो कम ही आता है, बट एक बार देख लेते हैं क्रिसॉल के बारे में भी। ये ऑर्थो क्रिसॉल है एंड दिस इज़ आर मेटा क्रिसॉल और ये पैरा क्रिसॉल है, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ से लग रहा है, यहाँ पे सबसे कम। तो पैरा वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा व्हेन वी कंपेयर। और इवन हम जब चेक करें एनसीईआरटी में भी तो डाटा इनके सिमिलर से दे रखे हैं, बिल्कुल माइन्यूट सा पॉइंट में डिफरेंस है, बट फिर भी पैरा वाले का सबसे ज़्यादा होगा। देन इसके बाद हमारे पास ऑर्थो आ जाएगा एंड देन फाइनली मेटा पोजिशन वाला आ जाता है, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर आपको के वैल्यू पूछे तो यही ऑर्डर रहेगा, बट पी के वैल्यू वो पूछेगा तो वो इन्वर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, आपको रिवर्स कर देना है ये पूरा सीक्वेंस, ठीक है। इधर पे जाते हुए पी के वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा सा कुछ हो जाता है। बिकॉज एनसीईआरटी के जो डायग्राम में दे रखा है वो पी के वैल्यूज़ दे रखी है, उसको हमें रिवर्स करनी है, तब जाकर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता चलती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ एस्टेरिफिकेशन। तो इसमें कुछ ही पॉइंट्स हमें याद रखने हैं बेसिकली। एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है ये अलग अलग मीडियम में हो सकता है, दैट इज़ बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। हमारे सिलेबस में जो है वो एसिडिक मीडियम में एस्टेरिफिकेशन है, दैट इज़ RCOOH ऑन रिएक्शन विद एल्कोहल इट फॉर्म्स एन ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बट ये H+ नहीं रिलीज़ करता है, ये सोर्स ऑफ OH होता है, एंड जो अल्कोहल होता है वो H+ का सोर्स होता है। ये पॉइंट बस हमें याद रखनी है। सारे स्टेप्स यहाँ पे रिवर्सिबल होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होती है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ एसिडिक मीडियम वाली क्या एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखनी है, दैट इज़ एस्पिरिन की फॉर्मेशन। एंड इस पे क्वेश्चन बिलीव मी गाइस आता ही आता है। सो एस्पिरिन में क्या होता है? एस्पिरिन के लिए हमें सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। तो फिनॉल के साथ जब ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होता है हमारे पास? सैलिसिलिक एसिड होता है, राइट गाइस। उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं विद COOCOC। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ये एसिटो ग्रुप है, दिस इज एसिटो ग्रुप, AC2, ठीक है। डाई एसिटेट एनाड्राइड, दिस इज़ एनाड्राइड। बस हमें ऐसा एनाड्राइड लेना है जो सोर्स हो हमारे पास इस चीज़ का, बिकॉज ये कंपाउंड हमें इंसर्ट करना है। तो इसमें होता क्या है, OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, COH एज इट इज़ रहता है, और ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप इंसर्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एस्पिरिन, विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटीपायरेटिक ड्रग भी होता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2-एसिटॉक्सी benzoic acid, yes, and this is also known as aspirin, which is anti-inflammatory drug and also antipyretic. प्रॉपर्टीज़ इसके पास होती हैं, दैट इज़ फीवर कम करने के लिए हम इसको लेते हैं। अलॉन्ग विद दिस देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्यूमीन में हमारे पास एसीटोन बन रहा था, वो हमें याद रखना था। यहाँ पर भी इथेनोइक एसिड बनता है व्हेन एस्पिरिन बनता है, तो इथेनोइक एसिड बनता है CH3COH बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस देखनी है। सो देयर आर फ्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट वेरी करेगा अगर आपने टेम्परेचर अलग दे दिया तो, ठीक है। जैसे कि ये अल्कोहल है, अगर इसको मैंने 443 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड किया एंड H2SO4 दिया, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, राइट। यहाँ पे हमारे पास एल्कीन बन जाती है एंड इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन होना,
ठीक है, बिकॉज H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और ऑल्सो अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल को 85% ऑफ H3PO4 से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे फिर से डिहाइड्रेशन हो जाती है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अगेन अगर हमने टर्शरी अल्कोहल को रिएक्ट किया विद 20% ऑफ H3PO4 एट 358 केल्विन, ऊपर वाला रिएक्शन 440 केल्विन पे हो रहा था, तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हो जाती है एंड एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का सीक्वेंस क्या हो जाता है, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा करेगा फास्ट, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टर्शरी सबसे ज़्यादा फास्ट डिहाइड्रेट करेगा एंड एल्कीन बना लेगा। दिस इज़ द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें अगर हमने अल्कोहल में क्या डाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाला, तो उससे क्या बन सकते हैं, अगर ये प्राइमरी हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एंड अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले रखा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने के बाद, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड बनने के लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, लाइक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल याद होने ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि PCC, दिस कैन बी pyridine, क्लोरोक्रोमेट, इसको हम क्या कहते हैं, pyridine क्लोरोक्रोमेट। ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी आएगा अगेन, ठीक है, सो बेटर हम याद कर लें यहीं पे, pyridine क्लोरोक्रोमेट, जिसमें ये pyridine होता है, अलॉन्ग विद दैट Cr2O3 NaCl प्रेजेंट होगा, PCC PDC डाइक्रोमेट इसमें हो जाता है, देन CrO3 एंड जिसको हम और क्या कहते हैं, क्रोमिक अनहाइड्राइड कहते हैं, क्रोमिक अनहाइड्राइड। ये भी देख करके आपको पूछ सकता है कि इसके साथ रिएक्शन से क्या होगा, तो यू शुड नो कि CrO3 के साथ रिएक्शन में वो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करें ऑफ अल्कोहल्स, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कॉपर आयन प्रोवाइड कर रहे हैं एट 573 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एल्डिहाइड की, सिंपल। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और हम इसको कॉपर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एट 573 डिग्री, अरे यार डिग्री सेल्सियस, वाई एम सेइंग केल्विन बनेगा, केल्विन यूज़ होगा यहाँ पे, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। बट अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल की करवाई विद कॉपर एट 573 केल्विन, तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी एक एल्कीन की, नॉट ऑफ एनी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन बन जाता है टर्शरी अल्कोहल के साथ। सो एक्चुअली होता क्या है कि मीथेनॉल जो होता है ये एक अल्कोहल है विच इज़ वेरी वेरी पॉइजनस, द मोस्ट पॉइजनस अल्कोहल इज़ मीथेनॉल। कभी हमारे को लैब में मीथेनॉल अवेलेबल नहीं होता है एज इट इज़, क्योंकि वो रखा ही नहीं जाता। अगर मीथेनॉल इंसान ने गलती से भी पी लिया तो क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, एंड अलॉन्ग विद ब्लाइंडनेस देयर कैन बी इवन डेथ। इसीलिए हम जब भी मीथेनॉल को रखते हैं तो उसको डीनेचर करके रखते हैं, इसके साथ हम मिक्स कर रखते हैं किसको, एक लेसर पॉइजनस अल्कोहल को इसमें ऐड करके रखते हैं, दैट इज़ डाइल्यूट इथेनॉल को डाल कर रखते हैं, ठीक है। और जो भी पेशेंट होता है अगर वो मिथेनॉल पॉइजनड होता है तो उसको हम इंजेक्शंस देते हैं अगेन डाइल्यूट इथेनॉल के, बिकॉज वो आपस में रिएक्ट कर करके इथेनॉल जो है मिथेनॉल को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, मिथेनोइक एसिड में, मिथेनॉल बनाएगा एंड उससे मिथेनोइक एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन होगी अगर, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रिएक्शन है, दिस इज़ हाईली पॉइजनस रिएक्शन। सो नॉर्मल केस में क्या होता है गाइस कि अगर हमने मिथेनॉल लिया तो उससे हमारी बॉडी में मिथेनॉल एंड मिथेनोइक एसिड बन जाता है जो हाईली पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसमें अगर हमने डाइल्यूट इथेनॉल डाला तो होता क्या है इससे कि इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो चल रही है ना मिथेनॉल की हमारी बॉडी में, वो रुक जाती है, बिकॉज वो एंजाइम्स काम नहीं करते उस टाइम पे। ये इनहिबिट करेगा इन प्रोसेसेस को, होने नहीं देगा इन प्रोसेसेस को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा एंड किडनी क्या करेगी,
मिथेनॉल हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज तो होने वाला नहीं, तो उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगी एंड उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा टू एक्सक्रीट दिस हाईली पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज़ मीथेनॉल। इसीलिए हम डाइल्यूट इथेनॉल ऐड करते हैं जो एंजाइम्स हैं इनके ऑक्सीडेशन के लिए उनको थोड़ा स्लो करता है, ऑक्सीडेशन थोड़ा रिड्यूस करता है। नाउ वी हैव टू सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो अपना फिनॉल जो है इसकी सबसे पहले हम नाइट्रेशन रिएक्शन देखते हैं, ये कैसे अंडरगो करता है नाइट्रेशन को। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में होता क्या है, फिनॉल को हम रिएक्ट करेंगे विद कंसनट्रेटेड HNO3, राइट। कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे NO2+ जनरेट होता है, ये पता होना चाहिए। जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या बनता है, एक तो बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरा बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट। तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मतलब दूसरे कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बट जो हमारा ऑर्थो होता है वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लग जाता है, दिस इज़ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों टाइप के आइसोमर्स को, ये आइसोमर्स ही तो वो है फंक्शनल पोजिशनल आइसोमर्स, जिसमें पोजीशन इनकी वेरी कर रही है, एक पे वो सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है, एक पे ये किस पे अटैच्ड है, फोर्थ पे, राइट। सो दीज आर सेपरेटेड यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन, दिस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। वो सबसे ज़्यादा हमें किस में देखने को मिल रही है, डेफिनेटली पैरा में। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इज़ इट क्लियर? बट अगर इन्वर्स हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी की, वॉलेटिलिटी मतलब कि कितना फास्ट कोई कंपाउंड वेपर के फॉर्म में बनकर जा रहा है, तो वॉलेटिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका इन्वर्स आंसर हो जाता है, दैट इज़ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू द पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ये आपस में ऐसे बॉन्ड्स बना करके रहेगा ना, तो इसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, ये जल्दी से वॉलेटाइल और वेपराइज नहीं हो पाता है। तो ये तो था सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर हमें ये दो कंपाउंड्स मिलते हैं। बट अगर हम फिनॉल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 भी दे दें तो क्या होगा, यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और एक कंपाउंड बनता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, पिक्रिक एसिड। सो पिक्रिक एसिड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड, जिसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो चुका है नाइट्रो ग्रुप्स का। फर्स्ट वॉज नाइट्रेशन। द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो फिनॉल्स अंडरगो करता है दैट इज़ हेलोजिनेशन। वो भी दो अलग अलग कंडीशंस में हेलोजिनेशन शो करते हैं। पहला तो अगर हमने CS2 दैट इज़ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हमने दिया इसको, तो क्या होगा, अगर हमने पोलर सॉल्वेंट दैट इज़ H2O दे दिया तो क्या होगा, दोनों में ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। सो अच्छा ये फिनॉल है ना, OH है यहाँ पे, ठीक है। तो हेलोजिनेशन हो रही है, दैट इज़ Br2 के साथ हम रिएक्शन, या X2 ले लो, किसी के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है तो यहाँ पे सिंपल सा वही पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमीन आकर अटैच हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है, Br+, ठीक है। और आई होप यू गाइज नो दिस कि ये ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन कौन सी पोजीशंस पे इंक्रीज़ करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करना मतलब जब इनका हम आई हैड शोन यू, कहाँ पे दिखाया था, हाँ, कि जब रेजोनेंस होती है तो ये OH ही तो है जिसमें रेजोनेंस हो रही है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशंस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे जाकर के हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, राइट। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, प्लस M इफेक्ट वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो। जब हमने पोलर कंपाउंड डाला तो यहाँ पे बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिल जाता है, दैट इज़ 2,4,6
ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाता है। एंड इसको हम ऑल्सो यूज़ करते हैं एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। इज इट क्लियर? एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एनहाइड्रस AlCl3 वगैरह डालना पड़ेगा। दिज आर द एंजाइम्स कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करती हैं। थर्ड स्टेप दैट वी हैव टू सी इज़ प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आई हैव टोल्ड यू गाइस कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। सैलिसिलिक एसिड जिसमें फिनॉल होता है, अलॉन्ग विद दैट COH ग्रुप एक अटैच हो जाता है। तो अब ये कैसे आएगा वो देखना है हमें। फिनॉल लेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, जिसकी फर्दर रिएक्शन कराने पर विद CO2 एंड सेकेंड स्टेप पे H+ के साथ देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ दिस सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, राइट गाइस, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड फिनॉल से ही प्रिपेयर होता है ऑन रिएक्टिंग विद NaOH एंड CO2। नाउ फोर्थ रिएक्शन हमें देखनी है रीमर-टीमन रिएक्शन, विच इज़ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, रीमर-टीमन रिएक्शन। दिस इज रीमर-टीमन रिएक्शन इन विच, तो सबसे पहले तो इंटरमीडिएट क्या बनता है वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरमीडिएट यहाँ पे DCC बनता है, दैट इज़ डाईक्लोरोकार्बिन। डाईक्लोरोकार्बिन यहाँ का इंटरमीडिएट होता है। दिस इज़ द इंटरमीडिएट। एंड ये कार्बिन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। दिस इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ये है हमारे पास फिनॉल, विच ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, ONA, अलॉन्ग विद दैट CHCl2 बनाएगा। CHCl2 क्या है, बेंजल, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल कार्बिन कहते हैं इसको, ठीक है। बेंजल क्लोराइड, सॉरी बेंजल क्लोराइड, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड जो रिएक्ट करता है। एंड देन फाइनली जब हम वाटर डालते हैं इस पर तो यहाँ पे OH एंड CHO ग्रुप ऐड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रीमर-टीमन रिएक्शन। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ फिफ्थ रिएक्शन, जिसमें हम फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं विद जिंक। इसको हम एज अ फॉर्मेशन स्टेप ऑफ बेंजीन भी पढ़ते हैं। तो जिंक ऑक्साइड लेकर निकल जाता है और यहाँ पे सिर्फ बेंजीन को छोड़ देता है, ठीक है। ये रिडक्शन ऑफ फिनॉल है। एंड द लास्ट रिएक्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम डाइक्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज़ क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड किसको कहते हैं, CrO7 2- को कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो फॉर्म करता है बेंजोक्विनॉन और क्विनॉन, विच इज़ द डाइकीटोन, राइट। इसकी फॉर्मेशन हो जाती है ऑन ऑक्सीडेशन। अब हमें मीथेनॉल और इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ यही कि मीथेनॉल को और क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, क्योंकि ये वुड की फर्मेंटेशन से बनता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वुड स्पिरिट, बिकॉज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। अगर यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव दिया ऑप्शन में, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड की वजह से हमारे पास मीथेनॉल बनकर आता है, राइट। मिथेनॉल की फॉर्मेशन हम CO+H2 की हेल्प से भी कर सकते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग ZNO या Cr2O3 एट 200 to 300 ATM एंड 673 केल्विन तक का टेम्परेचर। इससे भी हमारे पास मिथेनॉल की सिंथेसिस होती है। मिथेनॉल होता क्या है, दिस इज़ कलरलेस लिक्विड, डेफिनेटली ये लिक्विड होगा, राइट। एंड ये 337 केल्विन पे बॉयल होगा। इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस ऑल्सो एंड इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। इसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, पेंट, अब्रेजिव्स, इन सब चीज़ों में भी ये यूज़ होता है, अब्रेजिव्स में एंड वार्निशेस में यूज़ होता है। एंड ऑल्सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ, it is also used for the preparation of HCHO, that is formaldehyde. Is it clear guys? एंड ऑल्सो मिथेनॉल बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है।
नाउ इथेनॉल की बात करें तो यहाँ पे एक और रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, दैट इज सुक्रोज C12H22O11 ऑन रिएक्शन विद H2O इट विल गिव राइज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का एक सिमिलर केमिकल फॉर्मूला होता है, दैट इज C6H12O6 एंड C6H12O6। ये आपस में एनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये कैटलाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज़ नोन एज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इसको कैटलाइज करेगी। एंड ऑल्सो ग्लूकोज से अगर हमने जाइमेज एंजाइम दी तो इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज़ एक्चुअली एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही हो रहा होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। एंड यहाँ पे CO2 गैस भी रिलीज़ हो रही होती है अलॉन्ग विद दिस। बट अल्कोहल की कंसनट्रेशन अगर 14% हो जाती है तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। दिस रिएक्शन स्टॉप्स एंड इफ़ ये प्रोसेस जो है ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, ये एनारोबिक कंडीशन में ही होगा। वाई? बिकॉज सी अगर यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई तो इथेनॉल जो बन रहा है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू इथेनोइक एसिड एंड इस इथेनोइक एसिड, और ये डिस्ट्रॉयड अल्कोहलिक ड्रिंक हो जाती है फिर, एंड इसका टेस्ट बिगड़ जाता है, ठीक है। इथेनॉल भी कलरलेस लिक्विड होगा। दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ कलरलेस लिक्विड जस्ट लाइक मीथेनॉल, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। सॉल्वेंट की तरह यूज़ होगा ये भी। एंड अल्कोहल का डीनेचरेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, इस प्रोसेस में क्या होता है, अल्कोहल को हम ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाते हैं। अल्कोहल इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, राइट, बाई एडिंग 2 थिंग्स। इसमें 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे। सबसे पहला तो कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं जो इसको एक कलर प्रोवाइड करेगा, ब्लूइश सा कलर, ठीक है, ब्लू विट्रोल क्योंकि कॉपर सल्फेट होता है। एंड पिरिडीन ऐड करते हैं जो एक स्मेल, बुरी सी स्मेल इसको प्रोवाइड करता है। एंड देयरफॉर ये अल्कोहल जो होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है। अब हमें टेस्ट पढ़ने हैं, टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल, राइट। तो अगर आपको पहला तो डिस्टिंक्शन करना है अल्कोहल एंड फिनॉल में, तो आप यूज़ करो क्या, रिएक्शन विद NaOH। फिनॉल जो होगा वो पॉजिटिव रिएक्शन शो करेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा फिनॉक्साइड आयन की। अल्कोहल जो है वो रिएक्ट नहीं करता विद NaOH। सेकेंड टेस्ट हमारे पास जो है वो अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने का है कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लुकास रिएजेंट। सो लुकास रिएजेंट क्या होता है एक्चुअली, इसमें हम कंसनट्रेटेड एज इट इज़ पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि लुकास रिएजेंट क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl अलॉन्ग विद ZnCl2 हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म चल रही होती है, दैट इज़ 3 डिग्री सबसे फास्ट होगी, 2 डिग्री उसके बाद एंड देन 1 डिग्री होती है, ठीक है। तो इसमें अगर 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप हुआ दैट इज़ ROH होता है, तो ये क्या करता है, रिएक्शन तो शो करेगा बट इसमें R, अगर आपने इसमें ये लुकास रिएजेंट डाला तो RX बनता है जो बहुत ही पुअर क्वांटिटी में बनता है, जिसकी वजह से देयर इज़ नो टर्बिडिटी, मतलब वो थोड़ा प्रेसिपिटेट सी अपीयरेंस, वाइटिश सी अपीयरेंस नहीं आती इमीडिएटली, ठीक है, नो टर्बिडिटी। या आएगी भी तो हीट करने पर आएगी एंड आफ्टर 30 मिनट्स आएगी वो। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़े से फास्ट होंगे, इनमें 5 to 10 मिनट्स में ही टर्बिडिटी आ जाती है। एंड टर्शरी अल्कोहल्स इमीडिएटली इनके में टर्बिडिटी अपीयर होने लग जाती है, दैट इज़ टेस्ट ट्यूब में बाहर से टर्बिडिटी दिखने लग जाती है, ठीक है, ये इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करने लग जाते हैं। ये था हमारा सेकेंड टेस्ट। नाउ थर्ड इज़ फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट, ठीक है। फेरिक क्लोराइड जो हम यूज़ करेंगे टू डिस्टिंग्विश द फिनॉल्स फ्रॉम अल्कोहल एंड फिनॉल को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करेंगे। ये फेरिक क्लोराइड अगर हम लिए तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेंगे, राइट, दिस इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जिसमें अल्कोहल जो होगा वो कोई रिएक्शन नहीं शो करता। फिनॉल जो होता है वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक
ग्रीन वायलेट सा कंपाउंड फॉर्म करता है, राइट। एंड ये कन्फर्म कर देता है देयर इज़ नो कलर चेंज इन द केस ऑफ अल्कोहल, नो कलर चेंज ऑफ फेरिक क्लोराइड, बट इन द केस ऑफ फिनॉल अगर आपने फेरिक क्लोराइड डाला है तो यहाँ पे ग्रीन वायलेट कलर अपीयर होने लग जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारे पास वो है विक्टरमेयर टेस्ट एंड देन फाइनली आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट टेस्ट है हमारे पास विक्टरमेयर टेस्ट। विक्टरमेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसको हम आरबीसी टेस्ट भी कहते हैं। आरबीसी टेस्ट यहाँ पे कोई आरबीसीज नहीं होती, बट प्राइमरी अल्कोहल का रेड कलर आता है इसके लिए, सेकेंडरी अल्कोहल का ब्लू आता है एंड कलरलेस हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल होता है, इसलिए इसको हम आरबीसी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम ऐड करते हैं इन द कंपाउंड फॉस्फोरस विद I3, देन हम ऐड करते हैं AgNO2, देन वी ऐड HNO2 एंड देन फाइनली वी ऐड NaOH। इज इट क्लियर? जिससे हमारे पास अब रेड कलर आ जाएगा इन द केस ऑफ 1 डिग्री ROH, इन द केस ऑफ 2 डिग्री ROH जब हमने PI3 डाला, AgNO2 डाला, HNO2 डाला, देन NaOH डाला, तो यहाँ पे ब्लू कलर आया। बट इफ़ वी टॉक अबाउट 3 डिग्री ROH तो इसमें P और I3 डाला हमने, AgNO2 डाला, राइट। देन अगेन हमने इसमें ऐड करा क्या, HNO2। जब हम HNO2 में NaOH डालेंगे तो देयर विल बी नो कलर चेंज, मतलब कि ये टर्शरी अल्कोहल है अपना। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जिसमें हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एसिड की फॉर्मेशन होती है विच इज़ नाइट्रोलिक एसिड, और इसमें स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंडरी में स्यूडो नाइट्रोल बनता है एंड प्राइमरी में नाइट्रोलिक एसिड बनता है, राइट, नाइट्रोलिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CC डिपेंड्स कि आपने क्या R ग्रुप लिया है, RCNO2 अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे NOH बन जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे R डेफिनेटली 2 है, देन NO2 है एंड यहाँ पे फाइनली ऐड होता है सिर्फ सिंपल सा NO, ठीक है, इसलिए हम इसको स्यूडोनाइट्रोल कहते हैं। तो ये था हमारा विक्टरमेयर टेस्ट या आरबीसी टेस्ट, एंड रिजल्ट्स भी आपको याद रखना है एंड ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स जिनको हमने ऐड किया है। फिफ्थ इज़ द आइडोफॉर्म टेस्ट। सो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली हमने आइडोफॉर्म टेस्ट में यूज़ करना रहता है NaOH अलॉन्ग विद I2, या तो हम इसको एक साथ ही लिख सकते हैं NaOI, ठीक है। ये वही अल्कोहल्स सिर्फ ये टेस्ट देते हैं जिनके पास ये मोइटी प्रेजेंट होती है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ये फ्री वैलेंसी के साथ कुछ भी जुड़ा हो सकता है। सपोज़ आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इथेनॉल और मीथेनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो फर्स्ट टेस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट जो था हमारा अल्कोहल फिनॉल के लिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सारे अल्कोहल्स क्योंकि देंगे, दोनों ही प्राइमरी है तो अगेन हम इसको लुकास रिएजेंट से नहीं टेस्ट कर सकते। थर्ड फेरिक क्लोराइड, वो अल्कोहल फिनॉल के लिए था, वो भी नहीं यूज़ कर सकते। दोनों ही प्राइमरी विक्टरमेयर भी हम यूज़ नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मिथेनॉल जो है वो तो ऐसा सा स्ट्रक्चर है, बट इथेनॉल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें CH3CH इससे OH एंड देन यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, तो इथेनॉल जो है ना वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा एंड मिथेनॉल विल नॉट गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि प्रोपेन 1ऑल देगा पॉजिटिव टेस्ट या फिर प्रोपेन 2ऑल देगा पॉजिटिव टेस्ट। तो हमारा आंसर प्रोपेन 2ऑल हो जाएगा, कैसे, C। यहाँ पे जस्ट फ्री वैलेंसी जो है वहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, ये मोइटी अगर प्रेजेंट हुआ तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। दिस विल गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इज इट क्लियर गाइस? सो दीज वर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग द अल्कोहल विद फिनॉल्स एंड ऑल्सो इंडिविजुअल अल्कोहल्स को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, लास्ट पार्ट, दैट इज़ ईथर्स, एंड इसमें हम प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे सबसे पहले। सो पहला मेथड है अल्कोहल से प्रिपरेशन। अल्कोहल में अगर हम उसको सुटेबल टेम्परेचर दे, दैट इज़ नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, बिकॉज हाई टेम्परेचर देंगे तो एल्कीन बन जाएगी, ठीक है।
अगर हमने H2SO4 डाला है एंड अलॉन्ग विद दैट 413 केल्विन हमने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास किसकी, ईथर की। इज़ इट क्लियर? अगर हमने अल्कोहल लिया है एंड इसमें एल्यूमिना ऐड किया, दैट इज़ Al2O3 एंड विद दैट 513 to 533 केल्विन अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अगेन ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये सिमिलर ऊपर की जो रिएक्शन थी हमने पहले भी देख रखी है कि अगर 443 केल्विन H2SO4 दिया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, दैट इज़ अल्कीन बन जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे। ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल था। सेकेंड इज़ ऑल्सो फ्रॉम अल्कोहल का सॉल्ट, दैट इज़ RONA, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मानते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है किसकी, ईथर की, ठीक है, और RX होगा जिसके ऊपर RONA आकर अटैक करेगा। एंड ये R जो होगा ना, ये प्राइमरी होना चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करेगी और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आकर के इधर R ग्रुप पे आकर अटैक करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर ये R ग्रुप हमारा टर्शरी हुआ, जैसे कि ये केस देखो, यहाँ पर अगर हमने RONA लिया है तो यहाँ पे कोई ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी। रिमेंबर गाइस, क्योंकि ऑप्शन में ईथर भी फॉर्म करके वो दिए रहेंगे, तो यहाँ पे कोई ईथर की फॉर्मेशन नहीं होनी है। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करेगी एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज़ एल्कीन बन जाएगी। एंड अगर 1 डिग्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे CH3Br के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करें तो ये जा कर के अटैक कर देगा ऑन दिस, और कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं मिल रही, तो इजीली यहाँ पे हमारे पास ये ईथर बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है। अगर हम फिनॉल लें, उसकी रिएक्शन किसे करवा दें, NaOH से, तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, जिसको अगर फर्दर RX के साथ रिएक्ट करवाएं विच इज़ अगेन 1 डिग्री, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक, दिस विल बी एरोमेटिक ईथर। इज़ इट क्लियर? अब ईथर के बॉन्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। ROR जो होता है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ऐसे होता है, तो ये बॉन्ड जो होती है ये क्या होती है, पोलर बॉन्ड होती है, पोलर CO बॉन्ड होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। सॉल्युबिलिटी ईथर्स और अल्कोहल की वाटर में बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है। मिसिबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, मिसिबिलिटी दैट इज़ सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम देख रहे हैं, प्रिपरेशन के मेथड्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मिसिबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर सेम होती है जैसे कि अल्कोहल का होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जैसे अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है विद वाटर, ROR है और यहाँ पे H2O है, ठीक है, HOH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। सो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन द केस ऑफ ईथर। अगर हम ईथर की रिएक्शन, अगेन दिस इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोर्शन, दैट इज़ ईथर का पोर्शन। अगर आपको ऐसा सा कंपाउंड मिला है NHX की एडिशन की बात कर रहे हैं, तो आप H को कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे, ठीक है, और फिनॉल की फॉर्मेशन तो होनी ही होनी है पक्का से, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा एंड RX बाहर चला जाएगा। ऐसे हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, इस पर बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। HX में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, RI, देन RBr एंड RCl सबसे एंड में। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 होता है। SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे रिएक्टिविटी होती है ऑर्डर। तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस देखें, सॉरी नॉट हाइड्रोलिसिस बट एडिशन ऑफ HX देखें, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, X यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा एंड यहाँ पे CH3OH बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है ना। यहाँ पे कार्बोकैटायन प्लस बना और माइनस यहाँ पे H, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस पार्ट यहाँ पर आकर जुड़ गया, ठीक है।
नाउ ईथर में मेनली हमने क्या पढ़ा था, एनिसोल पढ़ा था। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो सारी वही सिमिलर सी रिएक्शंस होंगी। पहला नाइट्रेशन रिएक्शन होगा जिसमें हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, राइट। सिंस यहाँ पे अगेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये +R इफेक्ट शो करता है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जस्ट लाइक हमने फिनॉल्स में देखा था। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगी, NO2 ऐसे लग जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, जिसमें से पैरा वाला ज़्यादा मेजर होगा बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। नाउ हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें Br2 ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 एंड इथेनोइक सॉरी नॉट CS2 बट इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड अगर उसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पे हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो अगेन ऑर्थो पोजीशन पे Br लगेगा, अलॉन्ग विद दैट पैरा पोजीशन पे लगेगा एंड पैरा वाला फिर से यहाँ पे मेजर होगा बिकॉज यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है एंड ऑलमोस्ट 90% हमारा पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड बनता है। आगे हमें देखनी है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस। एल्काइलेशन रिएक्शंस में RC डबल बॉन्ड O दिस इज़ एक्चुअली एसाइलेशन बिकॉज मैंने एसाइल ग्रुप ले लिया है तो एसाइलेशन कर लेते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास RC डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, ये जाकर के अटैक करता है यहाँ पे एंड फाइनली देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पैरा पोजीशन पे, अगर सॉरी ऑर्थो पे अटैक किया तो ये कंपाउंड बनेगा अगर R ग्रुप हमारा C हो गया, ठीक है, और अगर इसने पैरा पोजीशन पे अटैक किया तो ऐसा तो कंपाउंड बन जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। एल्काइलेशन में हम CH3Cl यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ऊपर भी एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करना ज़रूरी है विच इज़ द बिकॉज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हमारा बनेगा कार्बोकैटायन एंड ये जा कर के अटैच हो जाएगा टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, जिसमें से पैरा फिर से मेजर हो जाएगा क्योंकि उसको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रही, ठीक है। अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे और यहाँ पे SO3 हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा एंड फाइनली ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हुआ तो SO3H लग जाएगा एंड अगर पैरा पे हुआ तो यहाँ पे SO3H लग जाएगा, ठीक है, एंड मेजर अगेन यहाँ पे हमारी पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड होगा। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट ईथर, जिसको हमने एक पेज में ख़त्म कर लिया। वाओ, सो हैप्पी टू सी दैट। तो पूरा अल्कोहल फिनॉल चैप्टर आई गेस अब आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बिकॉज ऑर्गेनिक में तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।